तो दोस्तों इमेजिन करिए एक ऐसी दुनिया जहां पर करोड़ों लोगों की जिंदगी एक पतले से धागे पर टिकी है। एक ऐसी दुनिया जहां पर पानी का बहाव पूरी कम्युनिटी की किस्मत को तय करता है। और ये मैं कहीं दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे देश के अनगिनत किसानों की डे टू डे लाइफ के बारे में, जहां पर कैसे एक किसान धूप में जल के सारे देश का पेट भरता है और कैसे वही किसान अपनी जान लेने के लिए मजबूर हो जाता है। तो क्या आपने कभी सोचा है जिन किसानों के हाथ हमारे देश को खाना खिलाते हैं उन्हें इतने कठोर कदम उठाने के लिए क्या मजबूर करता है, और आखिर क्यों लाखों किसान अपनी फसलों के लिए नदियों पर डिपेंडेंट रहते हैं? और क्या हो अगर ये कुदरत का कीमती तोहफा रातों रात यूं ही गायब हो जाए? क्या हम सब मिलकर इसे रोक सकते हैं? क्या सिर्फ खेतों का सूखना या बाढ़ की वजह से फसलों का बर्बाद हो जाना यही वो बड़े रीजन है जिनकी वजह से महाराष्ट्र में पिछले साल 2500 से ज्यादा किसानों ने सुसाइड किया था? तो चलिए एक एक करके इन सारे सवालों का पता लगाते हैं। भारत एक ऐसा देश जहां ताजी मिट्टी की खुशबू हमारे जिंदगी में सारे रंग भरती है, जहां सांस लेने के लिए ताजी हवा से लेकर पीने वाले ठंडे पानी तक प्रकृति हमें वो सब कुछ देती है जो सर्वाइवल के नजरिए से जरूरी होता है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस तेज भागती दुनिया में हमारे देश ने क्यों खेती को ही अपना प्राइमरी ऑक्यूपेशन बनाए रखा है? वो ऐसा क्या है जो अब तक हम इस प्राचीन प्रथा को निभाते आ रहे हैं? क्या किसान खेती सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि ये उनका काम है और उन्हें पैसे कमाने हैं? तो चलिए पता लगाते हैं उन सभी रीजंस को जिनकी वजह से आप ये समझ जाओगे कि खेती एक किसान के लिए सिर्फ एक रोजगार नहीं बल्कि जीने का एक तरीका है, और आखिर क्यों भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है। तो इसका सबसे पहला जवाब हो सकता है हमारे देश का मौसम। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में मौसम मेहमान की तरह होते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ 4 मौसम होते हैं पर हमारे भारत में टोटल 6 मौसम होते हैं। इसका मतलब एट अ टाइम आपको भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मौसम देखने को मिलेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे आपको मौसम का एक ऐसा यूनिक पैटर्न देखने को मिलेगा जिसकी वजह से हमारे देश में तरह तरह की खेती की जा सकती है। इसमें एग्जाम्पल के लिए बता दूं, जम्मू और कश्मीर के ठंडे मौसम में सेब की खेती करने से लेकर असम के पहाड़ों पे चाय पत्ती की खेती करने तक, या फिर अगर हम बात करें यूपी में गन्ने की खेती करने से लेकर गुजरात में कॉटन की खेती करने तक, ये सारी चीजें प्रैक्टिकली कर पाना इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि हमारे देश का मौसम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूनिक है। या फिर अगर हम बात करें एरिया वाइज सिर्फ जमीन की, तो अमेरिका के बाद भारत ही वो देश है जिसके पास खेती करने लायक सबसे ज्यादा जमीन है। मतलब हमारे देश के टोटल एरिया का 50% से भी ज्यादा हिस्सा खेती से जुड़े कामों के लिए यूटिलाइज हो सकता है। और देखा जाए तो हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी रूरल एरियाज में रहता है, जिसकी वजह से उनका अल्टीमेटली अपने गुजर बसर के लिए खेती पर निर्भर हो जाना एक आम सी बात है। यही एक सबसे बड़ी वजह है कि हमारा देश दुनिया के सबसे ज्यादा एग्रीकल्चरल कमोडिटीज को प्रोड्यूस करने वाले देशों में से एक है, जिसमें हम गेहूं, चावल, कॉटन, फ्रूट्स या वेजिटेबल से लेकर डेयरी प्रोडक्ट तक सब प्रोड्यूस करते हैं, और वो भी एक बहुत बड़े स्केल पे। इसी बड़े प्रोडक्शन वॉल्यूम की वजह से हमारे देश के लगभग आधे से ज्यादा पॉपुलेशन को रोजगार अकेला एग्रीकल्चर सेक्टर दे पा रहा है। अब जब प्रोडक्शन इतना होगा तो जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। तो अगर सिर्फ आंकड़ों की बात करें तो हाल ही में आई इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया ने 2021 से 2022 के बीच में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने में लगभग $49.6 बिलियन का रिकॉर्ड दर्ज किया था, और यह काफी बड़ा नंबर है। और 2022 का ये टोटल एक्सपोर्ट 2021 के डेटा से 20% बढ़ा ही है, क्योंकि 2021 में हमारे देश ने टोटल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट $41.3 बिलियन किया था। तो अब आप ये सब सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं? तो मैं आपको ये सब इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर किसी देश का एक्सपोर्ट उसके इंपोर्ट से ज्यादा है तो इसका मतलब वो कंट्री ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है, मतलब उस देश में प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। तो इस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच के इस पॉजिटिव बैलेंस को ट्रेड सरप्लस के नाम से जाना जाता है, जिसका सीधा असर उस देश के एक्सचेंज रेट्स पर पड़ता है। तो इसीलिए सिर्फ एग्रीकल्चर में होने वाले एक्सपोर्ट और बाकी के फैक्टर्स के साथ ये हमारे देश के टोटल जीडीपी का 14% कंट्रीब्यूट करता है। इसीलिए भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है, या यूं कहूं तो इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है भारत को एक एग्रीकल्चरल सुपर पावर बनाने में किसान के बाद सबसे बड़ी भूमिका कौन निभाता है? हालांकि ऐसे और भी फैक्टर्स हैं जो खेती को प्रैक्टिकली पॉसिबल बनाते हैं, लेकिन वो क्या है
जिसके बिना आप खेती करना तो दूर, उसके बारे में सोच भी नहीं सकते? तो इसका जवाब है पानी। जी हाँ दोस्तों, पानी ही वो कुदरत का बेशकीमती तोहफा है जिसके बिना खेती करना तो आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। तो चलिए पता लगाते हैं कि कैसे पानी हमारे देश की फसलों के सक्सेस और एग्रीकल्चर के फ्यूचर को इन्फ्लुएंस करता है और कैसे ये एग्रीकल्चर पर एक पॉजिटिव या नेगेटिव असर डालता है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि खेती करने लायक पानी हमें मिलता कहां से है। सो ये वो 3 इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस हैं जो हमें खेती करने लायक फ्रेश वाटर देते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कैसे बारिश का पानी एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करता है। तो देखा जाए तो बारिश का पानी ही वो पहला जरिया है जिस पे ज्यादातर खेती और किसान डिपेंडेंट होते हैं। इसीलिए बारिश का पानी जरूरी बन जाता है फसलों की जड़ों से लेकर उनकी अच्छी हेल्थ के लिए, क्योंकि जब फसलों को सही मात्रा में पानी और मॉइस्चर मिलेगा तभी जाकर वो फोटोसिंथेसिस के जरिए अपने लिए खाना और एनर्जी बना पाएंगे। और ये सारा प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक एक प्लांट की एक पूरी लाइफ साइकिल पूरी नहीं हो जाती। एक प्लांट की पूरी लाइफ साइकिल में 3 स्टेजेस होते हैं जिसे हम जर्मिनेशन, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के नाम से जानते हैं। सो बेसिकली मैं कहना चाहता हूं ज्यादातर प्लांट की लाइफ साइकिल में 3 स्टेजेस होते हैं, जिनमें सबसे पहले होता है जर्मिनेशन, मतलब अंकुरण होना, जिसमें एक बीज में से एक अंकुर निकलता है और वो एक छोटे से पौधे का रूप लेने लगता है। दूसरा स्टेज होता है फ्लावरिंग का, जिसमें एक पौधे में से फूल निकलता है जो कि कुछ और नहीं, एक पौधे का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही होता है। और उसके बाद तीसरे स्टेज में एक प्लांट में से फल निकलता है जिसके अंदर बीज मौजूद होते हैं, जो कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए फिर से जर्मिनेशन का काम करेगा। और इसी प्रोसेस को फ्रूटिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है जब फसलों को सही मात्रा में पानी मिलेगा, ना जरूरत से ज्यादा ना जरूरत से कम। तो अगर इस रिपोर्ट की माने तो ज्यादातर फसलों को अच्छे से फलने फूलने के लिए साल में 20 से 40 इंच बारिश की जरूरत पड़ती है। तो अब अगला सवाल यह बनता है कि क्या इतना पानी हमारे देश को मिल रहा है? तो अगर पिछले 11 साल का डेटा देखें तो 2012 से लेकर 2022 तक इंडिया में लगभग हर साल 1158 मिलीलीटर बारिश हुई है, जिसे अगर हम इंचेस में कन्वर्ट करें तो होता है साल का 45 इंच बारिश। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये हमारी जरूरत से थोड़ा ज्यादा ही है। फिर क्यों हमारे देश में सूखा या अकाल जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं और क्यों पानी बिना फसलें सूख जाती हैं? तो इन सारे सवालों से मुझे सर नितिन गडकरी जी का 2022 का एक इंटरव्यू याद आता है, जिसमें उन्होंने कहा था हमारे देश में पानी की कमी नहीं है, पानी के नियोजन की कमी है। हमारी समस्या थी और आज हमारे देश में बहुत लोग बोलते पाणी मराठीत पाणी जपून वापरा। मी म्हटलं काही जपून वापरायची गरज नाही, पाणी भरपूर वापरा। पानी की कमी नहीं है, पानी के नियोजन की कमी है। इसीलिए ये सवाल हमें ले चलता है पानी के दूसरे रिसोर्सेज की तरफ, जो कि है सरफेस वाटर। तो अब देखा जाए तो हमारे पास सरफेस वाटर के नाम पे 2 तरह के पानी मौजूद हैं, जिसमें पहला है सॉल्ट वाटर यानी कि खारा पानी, और दूसरा है फ्रेश वाटर जिसे पीने लायक माना जाता है। अगर वो पीने लायक हो तो अर्थ पे जितना भी पानी मौजूद है उसका लगभग 97% पानी ओशंस में खारे पानी के रूप में मौजूद है, और बाकी का 3% बचा हुआ पानी हमारे पास नदियों, तालाबों और ग्लेशियर्स के रूप में मौजूद है। तो अब अगर बात करें सिर्फ नदी की तो भारत में लगभग 400 से भी ज्यादा नदियां हैं, जो कि 4 अलग अलग ग्रुप्स में बटी हैं, जिसमें हिमालय की नदी, दक्कन की नदी, कोस्टल रिवर्स और इनलैंड ड्रेनेज रिवर्स आते हैं। तो अब अगर हम बात करें हिमालय की नदियों की तो हिमालय की लगभग सारी नदियां साल के 12 महीने पानी से भरी होती हैं, क्योंकि वहां हर वक्त बूंद बूंद करके बर्फ पिघलता रहता है। इसीलिए वहां की ग्लेशियर्स में से हमेशा पानी आता रहता है। और तो और देखा जाए तो बारिश के महीने में वहां पर बारिश भी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वहां की नदियों में अक्सर बाढ़ की समस्याएं देखने को मिलती रहती है, जिसमें हम बात कर सकते हैं इंदु नदी, ब्रह्मपुत्र, गंगा, सतलुज, चिनाब और यमुना जैसी सारी नदियां आती हैं जो वहां पर खेती के लिए एक अहम भूमिका निभाती हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें दक्कन की नदियों की तो ये वो नदियां हैं जो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में ऊंचाई से शुरू होकर कर्नाटक और तेलंगाना से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। इसमें गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा जैसी नदियां आती हैं जो कि खेती करने लायक पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमें देती है। जिसमें से अगर हम बात करें सिर्फ एक ही नदी की तो मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं गोदावरी नदी की, तो सिर्फ ये एक ही नदी भारत के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का
10% कवर करती है, यानी कि लगभग 3,12,812 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। इसीलिए गोदावरी नदी भी गंगा नदी की ही तरह एक सबसे बड़े पानी का सोर्स बन जाती है, जिसपे कई राज्यों की खेती डिपेंड हो जाती है। अब अगर हम बात करें कोस्टल रिवर्स की, तो कोस्टल रिवर्स को तटीय क्षेत्र की नदियों के नाम से भी जाना जाता है। सो बेसिकली कोस्टल रिवर्स उन नदियों को कहा जाता है जो समुद्र के किनारे से बहुत ज्यादा दूर नहीं होती, जिनकी वजह से उनका ट्रैवलिंग डिस्टेंस कम हो जाता है, इसीलिए उनका साइज भी छोटा होता है। भारत में लगभग 600 नदियां ऐसी हैं जो कि पश्चिमी समुद्री तट में जाकर मिल जाती हैं, और इन 600 नदियों के इर्द गिर्द जितने भी गांव आते हैं, इनका पानी हर तरीके से उनके लिए खेती के काम में आता है। तो अब हम बात करते हैं इनलैंड ड्रेनेज रिवर सिस्टम की। तो ये वो नदियां होती हैं जो शुरू तो होती हैं पर कभी भी सागर में नहीं मिलती, मतलब वो या तो खत्म हो जाती हैं किसी तालाब में मिलकर या जमीन के अंदर सोख ली जाती हैं। देखा जाए तो इंडिया में मोस्टली इस तरह की नदियां पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती हैं, जो मुख्य भूमिका निभाती है उस रेगिस्तान में लाइफ को पॉसिबल बनाने के लिए और एक प्रॉपर एनवायरमेंटल बैलेंस बनाने में मदद करती हैं। तो इस तरह से नदियों के 4 ग्रुप भारत के ज्यादातर राज्यों से होते हुए अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाते हैं और खेती के लिए जरूरी पानी की सप्लाई को पूरा करते हैं। तो अब बात करते हैं उस तीसरे वाटर रिसोर्सेज की जो हम इंसानों के लिए किसी इमरजेंसी बैकअप से कम नहीं। यहां मैं बात कर रहा हूं ग्राउंड वाटर की, यानी कि वो पानी जो अर्थ के सरफेस के नीचे मौजूद है, और इसके पानी का लेवल हमेशा कम या ज्यादा होते रहता है, क्योंकि आपने अक्सर ऐसा सुना होगा भारत के कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर 5 या 6 साल बारिश ना हो तो कुएं सूख जाते हैं या हैंडपंप से पानी नहीं आता। तो होता यह है कि बारिश ना होने की वजह से जमीन के अंदर के पानी का लेवल कम हो जाता है, जिससे पानी और भी गहराई में चला जाता है। और सिंपल सी बात है, अगर बारिश होगी ही नहीं तो नदियों और तालाबों का पानी सूख जाएगा और अल्टीमेटली लोगों को खेती और बाकी जरूरतों के लिए ग्राउंड वाटर का सहारा लेना होगा, वो ग्राउंड वाटर जो हमारे पास एक लिमिट तक ही मौजूद है। अगर इस रिपोर्ट की माने तो हमारा भारत देश दुनिया में सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करने वाले देशों में से एक है, जो कि एक साल में लगभग 253 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी को एक्सट्रैक्ट करता है। मतलब पूरी दुनिया मिलकर एक साथ जितना भी ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करती है उसका 25% तो हम ही निकाल लेते हैं। तो ये इतना ज्यादा पानी है कि अगर मैं एग्जाम्पल के लिए कहूं तो मान लीजिए कि हमारे पास एक फुटबॉल का ग्राउंड है जिसकी लंबाई 100 मीटर है और चौड़ाई 50 मीटर है। तो अब अगर मैं इस फुटबॉल फील्ड का सरफेस एरिया निकालूं तो मुझे मिलेगा 5000 स्क्वायर मीटर। तो अब अगर इस सरफेस एरिया में मैं वो सारा पानी भरना शुरू करूं जो इंडिया एक साल में जमीन से निकालता है, तो पूरा भरने के बाद जो हाइट मुझे मिलेगी वो होगी जमीन से करीब 50,600 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, अब इससे आप ये तो समझ गए होंगे कि हम एक साल में कितना ज्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं और न जाने कितना पानी उसमें से वेस्ट हो जाता है और कितना सही और जरूरी कामों के लिए यूज हो पाता है। तो अब अगर हम बात करें ओवरऑल पानी के स्टोरेज और यूजेस की, तो 7 फरवरी 2019 में आई यूएन की इस रिपोर्ट के हिसाब से 2010 में इंडिया ने करीब 761 क्यूबिक किलोमीटर पानी को यूज किया था। तो इस पानी का सबसे बड़ा हिस्सा यूज हुआ था एग्रीकल्चरल इरिगेशन के लिए, यानी कि खेतों की सिंचाई के लिए। अगर आंकड़ों में बताओ तो लगभग 688 क्यूबिक किलोमीटर पानी खेतों की सिंचाई के लिए यूज हुआ था और उसके बाद 58 क्यूबिक किलोमीटर पानी अलॉट हुआ था म्युनिसिपैलिटी और पीने के पानी के लिए, और आखिर का बचा हुआ पानी 17 क्यूबिक किलोमीटर पानी दिया गया था इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। और देखा जाए तो आज के अर्बनाइजेशन और पॉपुलेशन जैसे फैक्टर्स की वजह से ये नंबर्स बढ़े ही हैं, घटे नहीं हैं। तो अब अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर पानी इतना मिल ही रहा है तो हमारे देश का किसान परेशान क्यों है, तो इसका जवाब है ओवर डिपेंडेंसी ऑन मानसून्स और अनबैलेंस वाटर सप्लाई फॉर इरिगेशंस। मतलब खेतों की सिंचाई के लिए आज भी भारत के ज्यादातर किसान बारिश पर निर्भर रहते हैं, जिस वजह से उन्हें पानी के सप्लाई का एक सही बैलेंस नहीं मिल पाता। कभी जरूरत से बहुत ज्यादा मिलता है तो कभी जरूरत से बहुत कम, जिसमें वो या तो उस पानी को पी सकता है या एक हफ्ते के लिए खेतों की सिंचाई कर सकता है। या फिर अगर हम बात करें दूसरे फैक्टर की, जिसमें इंडिया में लगभग 60% से ज्यादा जमीन बारिश के पानी से ही सींची जाती है, और जिन इलाकों में बारिश नहीं होती वो इलाके नदी के भरोसे रहते हैं, और नदियों का पानी कभी किसी के लिए नहीं रुकता है, जिस वजह से रीजनल डिस्प्यूट होने के चांसेस बढ़ने लगते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, आपने कावेरी नदी से रिलेटेड डिस्प्यूट के बारे में तो जरूर सुना होगा, जो कि तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में लगभग 140 साल से चल रही है। तो इस तरह की सिचुएशन खेती और किसान दोनों पे बुरा असर डालती है और डायरेक्टली उनकी प्रोडक्टिविटी को भी कम करती है। अब अगर किसान जैसे तैसे इन सब चीजों से बच जाए तो अक्सर उन्हें सामना करना पड़ता है अकाल या सूखे का, जहां जरूरत जितना पानी ना मिलने पर उनकी फसलें सूख जाती हैं और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। और ये सारी प्रॉब्लम होती है बारिश के ना होने से। तो क्या हो अगर किसी साल बारिश ज्यादा हो जाए तो उस समय किसानों को सामना करना पड़ता है भारी बाढ़ का, जिसका असर कभी कभी महीनों तक रहता है। अब ऐसे में बाढ़ की वजह से नदी के किनारे की मिट्टी के खिसकने और कटने का खतरा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से किसान अपनी फसलों को तो खोता ही है, पर साथ ही साथ अपनी खून पसीने से सींची हुई खेत और अपनी जमीन को भी खो देता है, जो जमीन नदी के किनारे मौजूद थी। तो इस तरह से हमारे देश की नदियां और उनका पानी हमारे खेतों और किसानों की किस्मत को तय करता है। तो ये सब जानने के बाद मेरे दिमाग में एक सवाल आया, एक ऐसा सवाल जिसने मुझे अंदर से परेशान कर दिया और मैं गहरी सोच में पड़ गया कि जब एक किसान होना इतना मुश्किल होता है तो कोई क्यों जानबूझ के किसान बनता है। जिस देश में एक किसान की जिंदगी परेशानियों और स्ट्रगल से भरी होती है, जिस देश में एक किसान की किस्मत का फैसला पानी का बहाव करती है, तब भी उस देश में कोई क्यों अपनी मर्जी से किसान बनता है। कोई किसान क्यों हमारे लिए मेहनत करता है और हम सबका पेट भरने के लिए अनाज उगाता है, जबकि उसे पता भी नहीं होता इन 6 महीनों में वो जो भी मेहनत करेगा उसका उसे कितना रिटर्न मिलने वाला है। इसीलिए मेरे दिमाग में सवाल आया कि इन सब के बाद भी कोई अपने आप के लिए क्यों खेती चुनता है और कोई क्यों किसान बनता है। तो मेरे हिसाब से इस सवाल के 3 जवाब हो सकते हैं। पहला फाइनेंशियल नेसेसिटी, दूसरा ट्रेडिशनल फार्मिंग और तीसरा गवर्नमेंट सपोर्ट। तो अब अगर हम बात करें फाइनेंशियल नेसेसिटी की, तो इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आपको एक स्टेबल और मेंटेन लाइफ जीनी है, या फिर अगर मैं आसान शब्दों में कहूं, अगर आपको सरवाइव करना है तो उसके लिए आपको रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, या हम कह सकते हैं उसके लिए आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी, और पैसों के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें किसी ऐसे इंसान की जो कि बहुत ही कम रिसोर्सेज के साथ किसी गांव में रह रहा है, और अगर उसके पास इतनी जमीन है कि जिसपे खेती की जा सके, तो लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज की वजह से उसका एग्रीकल्चर को चुनना एक प्रैक्टिकल चॉइस बन के रह जाता है, जिसकी वजह से इस बात के चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो अपने आप के लिए खेती को ही चुनेगा। तो अब बात करते हैं ट्रेडिशनल फार्मिंग की। मतलब आज भी भारत के बहुत सारे लोग रूरल एरियाज में रहते हैं, जिनमें से कई लोग किसान परिवार में बड़े होते हैं, जहां उनके माता पिता से उन्हें वो सीख मिलती है जिससे वो खेती की इंपॉर्टेंस को समझ पाते हैं, जहां उनके दादा दादी से उन्हें वो इंस्पिरेशन मिलती है जिससे खेती जैसी परंपरा को आगे बढ़ाए रखने के लिए वो मोटिवेट होते रहते हैं, जिसकी वजह से जिस जमीन पर वो पले बड़े हैं उस जमीन से उनका एक इमोशनल अटैचमेंट सा बन जाता है और उन्हें लगने लगता है कि खेती करना ही वो सही फैसला है जो उन्हें धरती से जोड़े रखेगा। और अक्सर जॉइंट फैमिली में होने की वजह से जब खेती एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचती है, तब जो इंसान अपने ट्रेडिशंस और रिचुअल से जुड़ा होता है वो जरूर खेती को बढ़ावा देने के लिए एक कदम एग्रीकल्चर की तरफ जरूर बढ़ाता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को नेचर से जुड़ा हुआ महसूस करता है। और इस तरह से ट्रेडिशंस और फैमिली रिचुअल्स किसी इंसान को इन्फ्लुएंस करती है कि वो इस फैमिली की लेगेसी को आगे लेकर जाए और खेती को मजबूरी में नहीं बल्कि गर्व से करे। तो ये तो बात हो गई ट्रेडिशनल फार्मिंग की। अब हम बात करते हैं मॉडर्न फार्मिंग की कि क्यों मॉडर्न डेज में लोग फार्मिंग को एज अ प्रोफेशन बाय चॉइस चुन रहे हैं। तो इन सब में सबसे क्रूशियल रोल प्ले करने वाले फैक्टर्स हैं गवर्नमेंट सपोर्ट, नए नए इनोवेशन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूट भी हैं जो कि फार्मिंग से रिलेटेड कोर्स करवाते हैं, जो कि फार्मिंग को एज अ करियर चुनने में यूथ की मदद करता है। अब अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट समय समय पर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए स्कीम्स लाते रहती है। जैसे कि अगर हम बात करें किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम्स की, जिसे नाबार्ड लेकर आया था 1998 में, या फिर अगर हम बात करें नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट की,
जिसे ई नाम से भी जाना जाता है, जिसे 2016 में लाया गया था। सो बेसिकली ये स्कीम काम करती है एक बहुत ही सिंपल से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के साथ, जो कि किसानों को यह आजादी देती है कि वो अपनी प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे बेच सके, जहां पे ये स्कीम किसानों के लिए इंटरनेशनल मार्केट के दरवाजे भी खोल देती थी। या फिर अगर हम बात करें परंपरागत कृषि विकास योजना की, जिसे 2015 में लाया गया था। सो बेसिकली ये स्कीम प्रमोट करती है ऑर्गेनिक फार्मिंग को, जहां किसानों को असिस्ट किया जाता है कि वो आसानी से इन ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस को अपना सके और एक कदम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में उठा सके। तो इसी के साथ गवर्नमेंट मॉडर्न टेक्नोलॉजी और नए नए इनोवेशन के साथ एग्रीकल्चर को बढ़ावा देते रहती है। तो अब सवाल ये बनता है, क्या ये सारी सुविधाएं किसानों तक पहुंच रही हैं, चाहे वो गांव के किसी कोने में हो या शहर के कितने भी पास? क्या हर किसान सचमुच इन स्कीम्स और सब्सिडीज का फायदा उठा रहा है? कुछ साल पहले भोपाल में ये वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे एक गरीब किसान जिसका नाम अजित है, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पैर पकड़ रहा है। और ये सब हो रहा है उस ट्रांसफार्मर के लिए जिसके 40,000 इन्होंने 5 महीने पहले ही लोकल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को दे दिया था। तो आखिर क्यों इन्हें इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा? या फिर अगर हम बात करें जुलाई 2024 की, तो अभी कुछ समय पहले ही एमपी के मंदसौर में एक वीडियो वायरल हुआ था। कर्मचारी बैठे हमारी कोई नहीं सुनते तो इस वीडियो में आपने जिन्हें देखा, ये वो बुजुर्ग किसान हैं जिनका नाम शंकर लाल पटीदार है, जिनकी जमीन पर वहां के लैंड माफियाओं ने कब्जा कर लिया और बार बार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में कंप्लेन करने के बावजूद भी उनकी किसी ने नहीं सुनी और मजबूरन इन्हें ऐसा करना पड़ा। तो दोस्तों, हम अक्सर टीवी या सोशल मीडिया पर किसानों की बुरी दशा के बारे में सुनते रहते हैं कि उनके साथ देश भर में क्या क्या हो रहा है, और ये सब सुनकर हम क्या करते हैं, हमें या तो बुरा लगता है और कुछ समय बाद हम भूल जाते हैं। पर अब वक्त है आपका ये जानने का कि एक किसान की जिंदगी में कौन से 3 बड़े स्ट्रगल्स होते हैं जिसे अकेला वो नहीं, उसका पूरा परिवार सहता है। तो ये है वो 3 चैलेंजेस जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से वो पहला चैलेंज है जो इंडिया का हर गरीब किसान फेस करता है, वो है इकोनॉमिकल चैलेंजेस, या फिर हम कह सकते हैं फाइनेंशियल चैलेंजेस। तो इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि एक किसान अपने कैश फ्लो को नॉर्मल सिचुएशन में कैसे मैनेज करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक किसान का कैश फ्लो बिल्कुल स्टेबल और सफिशिएंट होगा तो वो अगले सीजन के लिए अच्छे इन्वेस्टमेंट कर पाएगा, जिसमें बीज खरीदने से लेकर खाद खरीदने तक, या हम कह सकते हैं पेस्टिसाइड जैसे उन सारे इनपुट को वो खरीद सकता है जो अगले सीजन में उसके काम आएंगे। तो इन सारे कंपोनेंट्स को खरीदने के लिए उसे एक अच्छे इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। अगर उसका कैश फ्लो अच्छे से काम कर रहा है और अगर नेचर और क्लाइमेट ने उसका साथ दिया, तो इन सारे फैक्टर्स के साथ वो अगले सीजन अच्छी प्रोडक्टिविटी भी निकालेगा, और अच्छे और ज्यादा प्रोडक्शन के साथ इस बात के चांसेस ज्यादा हैं कि वो अगले सीजन अच्छा मार्जिन भी जनरेट करेगा। लेकिन एक मिनट, क्या ये सब करना इतना आसान है जितना सुनने में लग रहा है? क्योंकि अगर हम बात करें कैश फ्लो की, तो मेरे हिसाब से इस छोटे से शब्द का मतलब होता है पैसों का एक ऐसा मूवमेंट जिसमें आपको यह पता चलता है कि कितना पैसा आपके पास आ रहा है और कितना पैसा आपके पास से जा रहा है। और देखा जाए तो कैश फ्लो में टोटल 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सो पॉजिटिव कैश फ्लो ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपके पास ज्यादा पैसा आ रहा है और आप खर्च उससे कम कर रहे हो, और ऑन दी अदर हैंड नेगेटिव कैश फ्लो ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपके पास पैसे तो एक लिमिट तक ही आ रहे हैं, लेकिन आप खर्च उससे कई ज्यादा कर रहे हो। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं आपको फाइनेंस का नॉलेज क्यों दे रहा हूं, तो वो मैं इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि एनएसओ की इस रिपोर्ट के हिसाब से एक एवरेज किसान की मंथली इनकम होती है 10,218 रुपए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जिसकी इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं इन 28 राज्यों के किसानों की एवरेज मंथली इनकम को, जो कि 2019 से 2023 में थी 10,218 रुपए, और ये नंबर पहले 6,426 हुआ करते थे। तो ये जो 10,218 रुपए आप देख रहे हो, ये उस अकेले किसान की कमाई नहीं है, ये उसके पूरे परिवार की कमाई है, क्योंकि खेती में पूरा परिवार लगा होता है, वो भी सुबह से लेकर शाम तक। एक सीजन की फसल को बोने से लेकर काटने तक किसान का पूरा परिवार मेहनत करता है। इसीलिए मेरा यह कहना गलत नहीं होगा कि ये 10,218 रुपए उसके पूरे परिवार की इनकम है।
तो ये तो बात हो गई इनकम की, मतलब इतना पैसा एक किसान के पास आ रहा है। अब बात करते हैं एक किसान के हाउस होल्ड एक्सपेंसेस की, कि उसका मंथली एक्सपेंडिचर कितना होता होगा। तो HCS की इस रिपोर्ट के मुताबिक उसका मंथली एक्सपेंडिचर होता है 3,773 रुपए। तो अगर एक किसान की फैमिली में सिर्फ 4 ही लोग हैं तो उन चारों का खर्चा मिलाकर टोटल खर्च होता है 15,000 रुपए से भी ज्यादा, जिसमें अभी तक मैंने खेती से जुड़े शुरुआती खर्चों को जोड़ा भी नहीं है, जिसमें वो इनपुट खरीदेगा या उन दूसरे खर्चों की बात मैं कर भी नहीं रहा हूं। ये तो वो बेसिक जरूरतें हैं जो घर चलाने के लिए किसी भी फैमिली के लिए जरूरी है। तो यहां पर आप जो ये फर्क देख रहे हो, यही वो फर्क है जिसकी वजह से एक किसान खेती करने के लिए कर्ज का मोहताज हो जाता है और साहूकारों के ब्याज तले दब जाता है। तो इसी के साथ हम चलते हैं उस दूसरे चैलेंज की तरफ जो एक गरीब किसान के स्ट्रगल की सबसे बड़ी वजह बनता है। सो उस दूसरे चैलेंज का नाम है पुअर सप्लाई चेन। सो बेसिकली सप्लाई चेन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें रॉ मटेरियल को हासिल करने से लेकर फाइनल प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाने वाले सारे टास्क आते हैं। तो अगर आसान शब्दों में कहूं तो हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चरल कमोडिटीज की, जिन्हें फसल की कटाई के बाद कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाया जाता है। आज हम इस पूरे प्रोसेस को समझेंगे। तो अगर मैं बात करूं आज से करीब 200 साल पहले की, तो खेती उस वक्त भी होती थी, पर फसलों को कंज्यूमर तक पहुंचाने का प्रोसेस थोड़ा अलग होता था। उस वक्त किसानों की ज्यादातर फसलें जमींदार अपनी मुंह मांगी कीमत पर खरीद लिया करते थे। तो इस मोनोपोली को खत्म करने के लिए साल 2003 में एक एक्ट में थोड़े चेंजेस लाए गए। वो एक ऐसा एक्ट था जो अंग्रेजों के जमाने से चलता आ रहा था, जिसे पहली बार साल 1886 में विदर्भ के अकोला जिले में इंट्रोड्यूस किया गया, जिसे आज हम APMC के नाम से जानते हैं। सो बेसिकली APMC का मतलब होता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। सो ये एक्ट किसानों की फसलों से रिलेटेड व्यापार और उनके डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करने के लिए लाया गया था, जिसमें किसानों को अपनी फसलों को बेचने के लिए एक डेडिकेटेड मार्केट दिया गया, जिसे लोकल भाषा में मंडी के नाम से जाना जाता था। और तो और मंडी में उनकी सब्जियों और फलों के लिए अलग से बाजार भी था जो जल्दी खराब हो सकते थे, जिन्हें आज हम पेरिशेबल गुड्स के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ ये एक्ट किसानों को अपनी फसल एक ही जगह बैठकर बेचने की सुविधा देता था, जहां APMC लाइसेंस वाले व्यापारी उनकी फसलों को खरीदने का इंतजार किया करते थे। और देखा जाए तो आज भी बहुत सारे किसान APMC मंडी में ही बड़े पैमाने पर अपने माल और अपने पेरिशेबल गुड्स को बेचते हैं, लेकिन अक्सर मंडी के दूर होने की वजह से किसानों को खुद का खर्चा लगाकर अपनी फसलों को मंडी तक पहुंचाना होता है, जहां उन्हें पता नहीं होता कि आज उनकी फसलों की क्या कीमत मिलने वाली है। अब चूंकि मंडी में आज भी बोली सिस्टम चलती है, मतलब जिस व्यापारी ने सबसे बड़ी बोली लगाई वो सारा अनाज उसका हो जाएगा, तो इस हिसाब से तो किसानों का फायदा होना चाहिए। लेकिन अक्सर व्यापारी एक जैसी बोली लगाकर कम दामों में किसानों की फसलों को खरीद लेते हैं, क्योंकि फसलों को वापस गांव लेकर जाने का ऑप्शन किसानों के पास नहीं होता। इसी वजह से भारत का हर किसान आज भी MSP की डिमांड करता है। सो बेसिकली MSP का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब हर किसान चाहता है कि उसकी फसलों का उसे एक फिक्स्ड अमाउंट मिले जिसमें उसका नुकसान ना हो। और तो और इन सब के बाद सिचुएशन तब और भी खराब हो जाती है जब किसानों को मजबूरन अपना अनाज किसी मिडलमैन को बेचना पड़ता है। सो बेसिकली जो मिडलमैन होता है वो डायरेक्टली खेत से ही किसानों की ज्यादातर फसलों को कम से कम दाम में खरीद लेता है और उसमें अपना मुनाफा ऐड करके आगे किसी बड़े सप्लायर को बेच देता है। उसके बाद कहीं जाकर वो अनाज मंडी में पहुंचता है। तो इस तरह की सिचुएशन जहां एक किसान डायरेक्टली कस्टमर तक नहीं पहुंच पाता और उससे मिलने वाला मुनाफा बीच में कॉन्ट्रैक्टर और सप्लायर खा जाते हैं, इसीलिए आज भी पुअर सप्लाई चेन की वजह से किसानों को उनका हक नहीं मिलता और कभी कभी फायदा तो छोड़िए, उन्हें नुकसान भी सहकर अपना गुजारा करना पड़ता है। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं उस तीसरे चैलेंज की तरफ जो कि एक किसान को सबसे ज्यादा कमजोर बनाता है। और ये तीसरा चैलेंज हमें ले जाता है हमारे आज के आखिरी चैप्टर की तरफ, जिसमें आप मेरे साथ जानोगे कि आखिर क्यों हमारा भारत देश पूरी दुनिया में किसानों की आत्महत्या में नंबर 1 पे है, जहां 30 किसान हर रोज जिंदगी से हारकर सुसाइड करते हैं।
क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक किसान जो अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ हमारे लिए खेतों में काम करता है, वो आखिर में आत्महत्या का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर क्यों हो जाता है? क्या वो ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि उसे उसकी मेहनत की सही कीमत नहीं मिली होती, या कर्ज की मोटी चादर उससे ऐसा करवाती है? क्या इन सब की वजह बेमौसम बरसात है, या वो सूखा है जो उसकी उम्मीदों को चकनाचूर कर देती है, या फिर ये सब सिर्फ उसकी लाचारी की गहराई का नतीजा है जिसमें वो खुद को फंसा हुआ पाता है? तो चलिए इस दर्दनाक सवाल की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर क्यों आज का किसान सुसाइड को वन एंड ओनली ऑप्शन मानने के लिए मजबूर हो गया है। सुसाइड ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हमारे मन को एक धक्का सा लगता है, जिसे सुनते ही कुछ लोग एक सेकंड के लिए एक्सट्रीम लेवल ऑफ एंजाइटी को फील करते हैं। लेकिन मेरा मानना है जब एक किसान सुसाइड कर रहा होता है तब उस वक्त वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अपने आप को कमजोर महसूस करता है, क्योंकि जब एक किसान की मौत सुसाइड से होती है तब उसका ऐसा करना सिर्फ उस एक पल की कमजोरी नहीं होती, ऐसा करने के पीछे बहुत सारे ऐसे छुपे हुए स्ट्रगल्स होते हैं जो उसकी सोच पर धीरे धीरे हावी होते जाते हैं। तो अगर हमें इस रहस्य को सुलझाना है तो हमें एक एक करके उन सारे चैलेंजेस और स्ट्रगल्स को समझना होगा और इस प्रॉब्लम की रूट कॉज यानी कि इस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना होगा। तो मेरे हिसाब से ये सब शुरू होता है एक अनप्रेडिक्टेबल वेदर पैटर्न के साथ, जहां पर अचानक से आने वाली बाढ़ और सालों तक चलने वाले सूखे की वजह से किसानों की फसलें खराब हो जाती हैं। इस तरह से नेचुरल सिचुएशंस किसी भी किसान के लिए उसके स्ट्रगल्स का पहला स्टेप होती है, जिसका सामना हर किसान करता है। उसके बाद अगर किसान किसी तरीके से मौसम की मार से बच भी जाए तो एक ऐसा खर्चा होता है जो हर किसान का वेट कर रहा होता है, चाहे उस किसान की खेती का साइज कुछ भी क्यों ना हो। सो बेसिकली मैं बात कर रहा हूं कॉस्ट ऑफ इनपुट की, मतलब वो शुरुआती खर्चे जो कि खेती से जुड़े सबसे बेसिक खर्चे होते हैं, जिसमें खाद या कीटनाशक को खरीदने से लेकर बीज ही क्यों ना खरीदना हो, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट से लेकर छोटे बड़े मशीनरी को ही क्यों ना जुटाना हो, या फिर अगर हम बात करें लेबर कॉस्टिंग की, जिसके बिना प्रोडक्शन होना इम्पॉसिबल है अगर खेती का साइज ज्यादा बड़ा है। तो ये वो सारे खर्चे हैं जिनका होना तो फिक्स है, मगर इनसे होने वाले इनकम्स या रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं होती। अब चूंकि इनकम ही अनस्टेबल है तो कई बार किसानों को अपनी मेहनत के बदले नुकसान का सामना करना पड़ता है, जिसकी एक सबसे बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि किसान ज्यादा प्रॉफिट देने वाले मार्केट या मंडी तक नहीं पहुंच पाते। इस तरह की परिस्थितियां किसान को मुश्किलों में डालती हैं, जिनसे वो अपने बेसिक खर्चों को संभाल नहीं पाता और उसे मजबूरन कर्ज का सहारा लेना पड़ता है। और देखा जाए तो आज भी भारत के कई राज्यों या गांवों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसानों को कर्ज दिया जाता है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ज्यादा होता ही है, पर उसे जल्द से जल्द चुका पाना कुछ किसानों के लिए मुश्किल सा बनने लगता है। या फिर अगर हम बात करें नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की, तो 2015 में होने वाले 3000 किसानों की सुसाइड में से लगभग 2400 किसान अनपेड लोन के शिकार थे, वो लोन जो उन्होंने लोकल बैंक से लिया था। इसीलिए बैंक करप्सी की वजह से लोन्स का रिपेमेंट ना कर पाना किसान के स्ट्रेस और उसकी एंजाइटी का कारण बनता है। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट से मिलने वाले हेल्प और सॉल्यूशन को आने में देर होती है, या फिर कभी कभी किसान उन सुविधाओं तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन एक ऐसी परेशानी है जो इन सब के बीच में किसान के दरवाजे तक पहुंच जाती है, और वो है बैंक से भेजे हुए रिकवरी एजेंट या जमींदारों और प्राइवेट मनी लेंडर से डाला गया प्रेशर, जो किसी भी किसान को हैरेस करने के लिए काफी है। तो अब इन सब के बाद बढ़ते हुए कर्ज और हैरेसमेंट के साथ साथ इनकम के अनस्टेबल हो जाने की वजह से कोई भी इंसान अपने आप को अकेला और लाचार फील करेगा ही। तो सोचिए एक किसान का क्या हाल होता होगा। तो इसीलिए साइकोलॉजिकल प्रेशर एक किसान को इतना पुश करते हैं कि उसे आत्महत्या आसान लगने लगती है, मगर जीना मुश्किल लगने लगता है। इसीलिए इतनी सारी मुश्किलों का सामना करके भी जो किसान खेती को सिर्फ एक काम नहीं बल्कि अपना फर्ज समझते हैं और सारे देश का पेट भरते हैं, उन किसानों का कर्जा हम सब एक साथ मिलकर भी कभी नहीं चुका सकते। तो इसीलिए हम सभी को इस टॉपिक को सीरियसली लेना ही होगा, और अगली बार जब एक किसान अपनी हक के लिए आवाज उठा रहा हो तो हमें उसे इग्नोर ना करते हुए उसकी आवाज बनना होगा। क्या पता उस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा हो, और वहां पर हारने के बाद वो किसान अगला कदम कौन सा उठाए, बिल्कुल उस 65 साल की बुजुर्ग शंकर लाल पटीदार की तरह, जिनकी आवाज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में किसी ने नहीं सुनी थी। गलती वो करते, सजा मैं वो करते। किसान का बच्चा हूँ मैं। किसान के
परेशानी क्या है, खेती करे थी वितेन मांगी खाओ, जीतने वाले क्यों हम इतने परेशान हैं। थैंक यू सो मच कि आपने इस डॉक्यूमेंट्री को एंड तक देखा, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के लिए मैंने और मेरी टीम ने न जाने कितने दिनों तक मेहनत की है और आपने इसे पूरा देखकर अपना कीमती वक्त मुझे दिया। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस डॉक्यूमेंट्री को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि हम सब मिलकर ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस पहुंचा सके। और नीचे कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी हो। तो इस डॉक्यूमेंट्री में इतना ही, क्योंकि मैं सागर आपको मिलने वाला हूं अगली डॉक्यूमेंट्री में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।